हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक अगेन। आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। आप इसको थोड़ा सा, ये जो ब्लू रे प्रोटेक्शन की वजह से मेरे ग्लासेस में ये आ रहा है, इसको आप अवॉइड करना। ऑल्दो मैं इस टॉपिक पे काफ़ी लेट हूँ, बट मैं उसका कंपनसेट करने के लिए आप ये टॉपिक को बहुत इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो कमिंग टू दिस टॉपिक, अब मैं आपको बताता हूँ ये टॉपिक है क्या एक्चुअली। सो दिस टॉपिक इज़ बांग्लादेश क्राइसिस। अब बांग्लादेश क्राइसिस में मैं आपके लिए काफ़ी इजी कर दूंगा इसको ओवरऑल। ऑल्दो आई नो आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, काफ़ी सारे वो किए होंगे कि उनमें एक्सप्लेनेशन समझी होंगी, बट मैं आपके लिए काफ़ी इजी करने वाला हूँ। आप पूरे वीडियो में मेरे एंड तक बने रहो और इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देखो। जो बांग्लादेश क्राइसिस है वो बस इन 8 नामों के, ये 1 to 8, ये जितने 8 नाम हैं इनके ही इर्द गिर्द इनके ही चक्कर काटते रहता है। तो ओवरऑल क्राइसिस अगर आपको समझने हैं तो ये शेख मुजीबुर रहमान से लेके मोहम्मद यूनिस तक, आप सारे इनका क्या रोल था, इनका कब रोल था, इनका कैसे रोल था, ये सारी चीज़ें आप समझ लोगे तो फिर यू विल बी एबल टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ बांग्लादेश क्राइसिस। सो कमिंग बैक, बांग्लादेश क्राइसिस में ये 8 नाम अपने आप, बस इन 8 नाम पे आपको ध्यान देना है एंड नथिंग एल्स। उसके बाद में आपको पूरा समझ आ जाएगा बांग्लादेश क्राइसिस एक्चुअल में था क्या। सो बांग्लादेश क्राइसिस जो है, बांग्लादेश क्राइसिस जो था वो एक्चुअल में शुरू कैसे हुआ। शुरू ऐसे हुआ ये कि पहले हमारा जो वेस्टर्न पाकिस्तान था और ईस्टर्न पाकिस्तान था, नाउ नोन एज बांग्लादेश, पहले वो ईस्टर्न पाकिस्तान था। तो ये दोनों एक ही नेशन हुआ करते थे, वेस्टर्न और ईस्टर्न पाकिस्तान। ओके, अब वेस्टर्न और ईस्टर्न पाकिस्तान में आप आराम से इसको एज अ स्टोरी सुनो और इन 8 का नाम जो है वो आप सुनते जाओ, इनका क्या कैसे कब रोल था। बस ये 8 नाम। सबसे पहले शुरू होगा शेख मुजीबुर रहमान से, ख़त्म होगा मोहम्मद यूनिस पे। पूरा बांग्लादेश क्राइसिस आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पाकिस्तान था उसमें काफ़ी डिफरेंसेस थे। वेस्टर्न पाकिस्तान वाले ईस्टर्न पाकिस्तान वालों को काफ़ी लोअर उस विज़न में देखते थे, काफ़ी हीन दृष्टि से देखते थे। वो सोचते थे कि ये वर्थ इट नहीं है। और बांग्लादेश जो अभी प्रेजेंटली बांग्लादेश है, पहले ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, वो इस बात की वजह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते थे, मतलब उनको अपने अंदर हीन भावना आती थी। फिर एज अ रिज़ल्ट इसकी वजह से, कमिंग बैक टू दिस नेम, वहाँ का बांग्लादेशी एक लीडर था, बांग्लादेशी लीडर था जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ये ठीक है ना, ये जो लीडर था इसने पर्टिकुलरली क्या किया, वहाँ पर इन्होंने बोला कि अब हमको अपना एक खुद का नेशन चाहिए और खुद का नेशन बनाने के लिए हमको एक अपनी पार्टी बनानी होगी, जिस पार्टी का नाम था अवामी लीग। ठीक है, अब अवामी लीग इन्होंने पार्टी क्रिएट की। बट जो वेस्टर्न पाकिस्तान था, जो अभी भी पाकिस्तान है, उनके भी एक लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये ये क्या कहते हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट था काफ़ी गलत था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनको ईस्टर्न पाकिस्तान यानी कि अभी प्रेजेंट बांग्लादेश को सप्रेस करना शुरू कर दिया। बट शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अपना डिटरमाइंड थे, काफ़ी ज़्यादा वो अडिक्ट थे अपने डिसीजन से। उन्होंने बोला नहीं, हम एक वहाँ पर उस टाइम पे, जैसे अभी पार्लियामेंट है, उस टाइम पे नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ करती थी, नेशनल असेंबली। तो उन्होंने यही बोला कि नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे। और फिर इलेक्शन लड़े ये, और इलेक्शन लड़ने में ये मेजॉरिटी के साथ जीत गए। कितनी मेजॉरिटी के साथ? ये अराउंड 40% मेजॉरिटी के साथ जीते, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। तो इसके बाद से क्या हुआ
कि जब मेजॉरिटी के साथ जीत गए तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो जहाँ वेस्टर्न पाकिस्तान थे वहाँ पर ये शपथ लेने गए। शपथ लेने तो गए, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, इनका कॉन्सेप्ट गलत था। इन्होंने अपने एक जनरल के साथ मिलके, उस जनरल का नाम ऑल दो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं बता देता हूँ, जनरल याहिया खान के साथ मिलके शेख मुजीबुर रहमान को जेल में बंद कर दिया। ओके, जेल में बंद कर दिया। ये एक तो जीते, ऊपर से ये जब वहाँ पर ओथ लेने गए, शपथ लेने गए, तो इन्होंने इनको जेल में बंद कर दिया, डिटेन कर दिया। किन के साथ मिलके? अपने एक जनरल याहिया खान के साथ मिलके। वो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है बट उनका मेंशन कर दिया मैंने, याहिया खान का। अब आते हैं हम टिक्का खान पे। टिक्का खान जुल्फ़िकार के काफ़ी ज़्यादा, आप ये कह सकते हो, जुल्फ़िकार ने जो काम किया उसमें उसको और गलत बनाने में इनका रोल था। किनका? ये टिक्का खान का। इन्होंने 3 ब्रिगेड्स फॉर्म की थी, अल बद्रा, अल शम्स और राज़ाकार। अब ये बचर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता था, इनको बचर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बचर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है ना, इनको बचर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता था, बांग्लादेश का कसाई। इन्होंने काफ़ी गलत काम किया। मैं अभी इनके गलत काम को मैं बहुत डीपली तो नहीं बताऊंगा बट फिर भी आप इनका एक ग्लिम्सेस ले लो कि इन्होंने क्या क्या गलत काम किया है। इन्होंने मैसाकर किया, इन्होंने अराउंड इन्होंने 30 लाख लोगों का बांग्लादेश में खून किया, उनको मारा, उनका मैसाकर किया। उसके बाद में 4 लाख वुमेन्स का, बांग्लादेशी वुमेन्स का टिक्का खान ने रेप किया। अब जब इन्होंने रेप किया उसके बाद में इनका स्टेटमेंट ये था रेप करने के बाद कि अगर हम रेप करेंगे तो अब से जो भी आगे वो होंगी, आगे जनरेशन्स होंगी, उनमें वेस्टर्न पाकिस्तान का डीएनए रहेगा, ना कि बांग्लादेशियों का, जो कि काफ़ी गलत बात थी। लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद भी क्या कहते हैं, ये रुक जाते तो ठीक था। हर चीज़ का एक, हम वो कहते हैं ना, हर चीज़ का टिट फॉर टैट होता है, हर चीज़ का आपके पास वापस आता है। तो मैं कोई बात नहीं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर आते हैं जनरल मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ आपको पता ही होगा, जनरल सैम मानेकशॉ, अभी मूवी भी बनी थी इनके ऊपर, उनमें विक्की कौशल ने उनका किरदार निभाया था। सैम बहादुर नाम की मूवी थी। तो ये जनरल मानेकशॉ ने क्या किया, ये इंडिया के जनरल थे। इन्होंने बोला कि हम बांग्लादेशियों के साथ जब इतनी दिक्कतें हो रही हैं, टिक्का खान और जुल्फ़िकार मिलके इनको जेल में बंद कर दिए हैं, फिर उसके बाद में किनको, शेख मुजीबुर रहमान को बंद कर दिए हैं, फिर उसके बाद में बंद करने के बाद में हाँ, उनको जेल में बंद कर दिए हैं। फिर स्टिल क्या कहते हैं, अब हम और नहीं बांग्लादेश को परेशान होने देंगे। तो जनरल मानेकशॉ जो कि इंडियन आर्मी के जनरल थे, उन्होंने क्या कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलके ये जो पाकिस्तान थे इनको आउट करने का, पाकिस्तानीज जो वहाँ पर टिक्का खान और ये सब रेप कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, इन सबको आउट करने के लिए एक मुक्ति वाहिनी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको ट्रेन किया, जो कि बांग्लादेश की गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन थी। और इंडियन आर्मी ने साथ में मदद करके इनको आउट कर दिया पाकिस्तानियों को। और सिर्फ आउट नहीं किया, ये काफ़ी हिस्टोरिक मूवमेंट था। 98,000 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स जो थे वो सरेंडर किए थे इंडियन आर्मी के सामने, जो कि एक प्राउड की बात भी है। और पाकिस्तान को इस चीज़ का अभी भी क्या कहते हैं, एक कह सकते हैं उनको काफ़ी शर्म आती है इस चीज़ से, बट पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो नहीं मानेगा, फिर से वो वैसी हरकतें करेगा जो कि उन्होंने की। अब क्या हुआ, जब ये शेख मुजीबुर रहमान फिर बन गए, वो प्राइम मिनिस्टर वापस से अपना बन गए, अब क्या होता है कि ये ज़िया उर रहमान, जो ये नाम आप देख सकते हो, ज़िया उर रहमान, ये शेख मुजीबुर रहमान के कमांडर थे। ये काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, उनका हर चीज़ में उनके सपोर्ट में थे, उनका यू कैन से दैट उनके राइट हैंड थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया कि अब से बांग्लादेश एक नया नेशन है और
ये आप कह सकते हो कि इनके ये प्रॉपर राइट हैंड सपोर्टर और वॉट एवर यू कैन से ये थे। अब क्या होता है, पाकिस्तान इस बात से चुप कैसे बैठ जाता। पाकिस्तान को बांग्लादेश नया नेशन पसंद आ नहीं रहा था। तो जब उनको पसंद नहीं आ रहा था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक स्ट्रैटेजी खेली। उन्होंने जब शेख मुजीबुर रहमान अपने घर में थे तो पाकिस्तान वालों ने अपने साथ मिलके क्या कहते हैं, अपने कुछ आर्मी ऑफिशियल्स को या पता नहीं कौन थे उनको भेजा उनके घर, शेख मुजीबुर रहमान के घर भेजा, और भेजने के बाद में घर में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और उनके साथ 17 लोगों की, और जो कि ये बांग्लादेश में और इसकी डेट थी 15 अगस्त। बांग्लादेश में ये सौरो का काफ़ी 15 अगस्त, ये बांग्लादेश में काफ़ी सौरोफुल डे मनाया जाता है 15 अगस्त। अब इसके बाद में जब वो मर गए तो एंट्री होती है शेख हसीना की। शेख हसीना जो है, शेख हसीना ने अपना शेख हसीना से पहले आप ज़िया उर रहमान पे चले जाओ। ज़िया उर रहमान ने इनके मरने का, जैसे मैंने बताया इनके राइट हैंड थे, पूरा कमान संभाल ली बांग्लादेश की। बट कहीं ना कहीं शेख हसीना, अच्छा हाँ, शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की, जैसा कि आपने नाम में देखा शेख, उनकी बेटी थी। अब उन्होंने यही बोला कि और ये बच गई थी, ये नहीं मरी थी, बाकी के लोग मर गए थे। शेख हसीना क्यों नहीं मरी थी? क्योंकि वो जर्मनी में थी। जर्मनी में जैसे ही इंडिया को पता चला कि वो पाकिस्तान वाले इधर भी मार सकते हैं जर्मनी में, जैसे शेख मुजीबुर रहमान को मारे थे वैसे ही शेख हसीना को भी मार सकते हैं, तो उन्होंने फटाफट शेख हसीना को इंडिया बुला लिया, इंदिरा गांधी ने, ठीक है, इंडिया वालों ने बेसिकली इंडिया बुला लिया। किनको? शेख हसीना को। ये इंडिया में तब तक रही जब तक ज़िया उर रहमान, जो कि शेख मुजीबुर रहमान के बाद में बने थे, बांग्लादेश की कमान संभाल रहे थे, इनको भी पाकिस्तान वालों ने मार नहीं दिया। आप मतलब समझ रहे हो पाकिस्तान वाले कितने प्रॉब्लमेटिक हैं। पहले तो ये बांग्लादेश जब नेशन नहीं बना था तब उनको प्रॉब्लम थी, फिर जब वो नेशन बन गया तो उसके फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया, फिर सेकंड ज़िया उर रहमान को मार दिया, अब थर्ड शेख हसीना को ना मार दे पाकिस्तान वाले, इसीलिए इंडिया वालों ने शेख हसीना को अपने पास रखा। और जब ज़िया उर रहमान को मार दिया गया तो शेख हसीना को उन्होंने बोला इंडिया वालों ने कि अब आप जाके कमान संभालो, प्रोटेक्शन हम देंगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये जिया खालिद जो थी, ये ज़िया उर रहमान की वाइफ थी, इनको एक गलत फहमी ये हो गई कि शेख हसीना ने ज़िया उर रहमान को मरवाया है, बट ऐसा नहीं था। तो ज़िया खालिद और शेख हसीना ये अब बांग्लादेश में आपस में एक विरोधी पार्टी में ज़िया खालिद और पार्टी जो पावर में उसमें शेख हसीना आपस में लड़ रही थी, और पिस बांग्लादेश रहा था इन दोनों के बीच में। ये दोनों ही के बीच में ये विडो थी, पिस बांग्लादेश रहा था। लेकिन क्या कहते हैं, लड़ने के बावजूद भी वो इसके ऊपर करप्शन का आरोप लगा रही है, वो इसके ऊपर करप्शन का, इन दोनों के ऊपर करप्शन के आरोप लग रहे थे। लेकिन आपस में इन लोगों का ये रोल चल रहा था। उसी बीच में क्या हुआ, वो ये अपना शेख हसीना जीतती गई और इनका करियर ख़त्म हो गया। वो कैसे हुआ कि करियर ख़त्म होने से पहले आप एक और बात पे हम आते हैं। ये जो इन दोनों के बीच में तनातनी चल रही थी, इस वजह से जो इन लोगों के बीच में, जो भी इनके बीच में कन्फ्रंटेशन चल रहा था, इसकी वजह से बांग्लादेश ने एक रूल बनाया। वो रूल क्या था? वो रूल ये था कि अब से एक इलेक्शन के टाइम पे केयर टेकर प्रेसिडेंट होगा। जो केयर टेकर प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्शन के टाइम पे सबकी पावर उसके हाथ में ही रहेगी और वो जो चाहेगा वैसा ही डिसीज़न लिया जाएगा। लेकिन वो कम नहीं था। वो जो केयर टेकर प्रेसिडेंट बना था उसने क्या कहते हैं, फ़खरुद्दीन अहमद नाम था उसका, उसने इन दोनों को ही जेल में डाल दिया। लेकिन लेटर ऑन वो उसने अपना काम कर दिया जो उसको करना था। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन ये हुआ कि शेख हसीना वापस से जीती इलेक्शन 2008 में। फिर अब आते हैं प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये हो गई, ये तो हम उसकी हिस्ट्री में चले गए, बांग्लादेश कैसे क्रिएट हुआ, शेख हसीना का क्या रोल था। अब हम आते हैं इस चीज़ पे, प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम बस इतनी थी, टोटल ओवरऑल मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम इतनी थी। आप यहाँ पर भी देख सकते हो
मैंने आपके लिए लिखा है 1972 में, यहाँ पर 1972 में मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, आप अच्छे से देख लेना। हाँ, 1972 में 30% फ्रीडम, 30% रिजर्वेशन, जैसे हमारे इंडिया में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होता है, यहाँ पर बांग्लादेश में अब जो हम लोग का प्रेजेंटली दिक्कत क्या हो रही है वो इतनी थी कि 1972 में 30% फ्रीडम, 30% जो रिजर्वेशन था वो फ्रीडम फाइटर को दिया गया। फिर 1997 में जो था 30% वो फ्रीडम फाइटर के किड्स को दिया गया, ठीक है ना, उनके बच्चों को। लेकिन यहाँ पर भी नहीं रुके। शेख हसीना फ्रीडम फाइटर्स को काफ़ी सपोर्ट करती थी क्योंकि उनकी पार्टी में काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स थे। और लेकिन 2000, फिर उसके बाद में 2010 में फिर से 30% जो रिजर्वेशन है वो फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी दिया गया। मतलब चलो फ्रीडम फाइटर को आप दे रहे हो, फ्रीडम फाइटर को देने के बाद में आप फ्रीडम फाइटर के किड्स को भी दे रहे हो, फ्रीडम फाइटर के किड्स को देने के बाद में आप फ्रीडम फाइटर के नाती पोतों को भी दे रहे हो। अब उसके बाद में शेख हसीना को लगा कि ये रिजर्वेशन के चक्कर में अब लोग भड़कने लगे धीरे धीरे कि आप कितना रिजर्वेशन दोगे, पहले तो फ्रीडम फाइटर को दिए, फिर फ्रीडम फाइटर के किड्स को दिए, फिर उनके नाती पोतों को भी दोगे। तो अब शेख हसीना जो थी, शेख हसीना, उनको ये लगा कि भाई अब हो गया बहुत। तो 2018 में उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने ख़त्म कर दिया रिजर्वेशन। लेकिन 2024 में उनकी, ये कह सकते हो उनकी डेस्टिनी अच्छी नहीं थी, उनकी किस्मत ख़राब थी कि वो 30% रिजर्वेशन जो ऑलरेडी पहले से मिल रहा था ना, वो हाई कोर्ट ने वापस से डिसाइड करके फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस इन सबको देना शुरू कर दिया। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, ये हुआ कि ढाका यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे, ढाका यूनिवर्सिटी के, वो अपना रिवोल्ट पे उतर है कि भाई इतना रिजर्वेशन तो हम नहीं झेलेंगे हम किसी भी हालत में। लेकिन उनका गुस्सा किसके ऊपर निकला पता है? शेख हसीना के ऊपर। क्योंकि उनको ये लगा कि हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं, ये अभी भी शेख हसीना का ही डिसीजन है, पर इस बार हाई कोर्ट का डिसीजन था। ऐसा ही हमारे मणिपुर केस में भी हुआ था कि हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया था लेकिन गुस्सा गवर्नमेंट के ऊपर निकला। अब क्या हुआ कि शेख हसीना जब इस रिवोल्ट को जब तक पहचान पाई तब तक वो रिवोल्ट काफ़ी बढ़ चुका था। लेकिन इसमें थोड़ी सी वहाँ की जो आप लॉ एंड ऑर्डर की भी गलती थी। वहाँ के लोगों को जब प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ के लोग, तो वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स जो थे, उन स्टूडेंट्स में थे 3 स्टूडेंट्स को वहाँ की पुलिस ने उठा लिया। अब वहाँ की पुलिस ने उठाया तो उठाया, उन्होंने मतलब उन्होंने ऐसे उठाने के बाद में वीडियो उनको इतना मारा और उनसे वीडियो में कन्फेशन लिया कि हम ये प्रोटेस्ट अब बंद करना चाहते हैं। उनको मार के उन 3 स्टूडेंट का नाम था नाहिद, आशिफ और अबू बकर। ये 3 स्टूडेंट लीडर्स थे जिनको उठा लिया वहाँ की पुलिस ने। और वहाँ की पुलिस ने उठाने के बाद में इतना मारा कि उनसे वीडियो में ज़बरदस्ती कन्फेशन करवाया कि नहीं अब तो क्या कहते हैं, अब हम ये प्रोटेस्ट बंद करते हैं। वो नहीं बंद करना चाह रहे थे, पर मार के आगे तो सभी, अब क्या बोले, मार के आगे इंसान क्या कर सकता है। तो फिर वो उनको मार खाने के बाद ये बोलना पड़ गया कि नहीं अब हम प्रोटेस्ट बंद कर रहे हैं, ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने बुलवाया। अब दिक्कत ये हो गई कि इसी के बीच में एक वहाँ पर जो प्रोटेस्ट के बीच में पानी पिलाता था एक आदमी, मीर मकदो नाम था उसका, वो पानी पिलाता था, पुलिस की गोली उसे भी लग गई। तो अब लोगों का प्रोटेस्ट और बढ़ गया कि भाई वो तो पानी पिला रहा था, वो तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, उसको क्यों मारा। तो अब ऊपर से इन 3 स्टूडेंट्स को तो उठा ही लिया। अब इन 3 स्टूडेंट्स का वीडियो कहीं से जब वायरल हुआ कि ये प्रोटेस्ट रोकने की बोल रहे हैं, बाद में जब ये तीनों स्टूडेंट बाहर आए और फिर इन तीनों स्टूडेंट्स ने ये बोला कि नहीं हमको ज़बरदस्ती बुलवाया गया था, हमने नहीं बोला था। और इन्होंने अपनी शर्ट वर्ट उतार के दिखाया अपने ज़ख्मों के, अपनी इंजरीज़ के निशान की, देखो पुलिस ने इतना मारा। तब तो पूरा हाहाकार हो गया और उसके बाद में पूरे बांग्लादेश में आग लग गई। सारे स्टूडेंट्स शेख हसीना के रेसिडेंस पे पहुंच गए। वहाँ पर पहुंचने के बाद में उनको वहाँ से जाके इंडिया में लैंड करना पड़ा, क्योंकि शेख हसीना को पास कोई रास्ता नहीं था, उनको ज़िंदा रहना है तो उनको इंडिया में आना पड़ा। इस चीज़ में मेरा ये मानना है कि वहाँ के जो कमांडर थे बांग्लादेश के, बकर उल जमा, उनका फेलियर है, वो कंट्रोल नहीं किए। और ऑल्दो इसमें यूएसए का भी इंटरफेरेंस है। यूएसए का इंटरफेरेंस ये है कि यूएसए कोई इंटरफेयर कर ही नहीं रहा है, नहीं तो यूएसए को इंटरफेयर करना चाहिए।
पर यूएसए क्या देख रहा है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया, चाइना और रशिया तीनों के बीच में बैलेंस करके चल रहा है, तो हम अपने नुकसान वाली बातें क्यों करें। क्योंकि बांग्लादेश का एक पोर्ट है जो है सेंट मार्टिन आइलैंड है, वो बेसिकली वो सेंट मार्टिन आइलैंड में चाइना के शिप्स वहाँ से होके गुजरते हैं। तो यूएसए ये सोच रहा है कि अगर बांग्लादेश में गवर्नमेंट पूरी गिर जाएगी और फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी वो हमारे कंट्रोल में रहेगी, तो हम उस जो पर्टिकुलर आइलैंड है उसमें जो भी शिप्स जाते हैं चाइना से, उस पर हम कंट्रोल रख सकेंगे। ऐसा यूएसए की थिंकिंग है। मेरा मानना ये है कि यूएसए को अपना इस चीज़ में इंटरफेयर करना चाहिए, और इंटरफेयर करने के बाद में इस चीज़ को ओवरऑल इस चीज़ को एक आयरन हैंड के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि यूएसए यूएन के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। अब ओवरऑल मेरा यही कहना था कि ये जो भी प्रोटेस्ट है ये रिजर्वेशन की वजह से हुआ। रिजर्वेशन किसका? फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्वेशन कितना? 30% रिजर्वेशन, जो कि यहाँ पर ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और इन सबको नहीं चाहिए था। बट इसमें और भी कई बातें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप ओवरऑल रिजर्वेशन का रीज़न समझ आ गया, और साथ के साथ आप ये नाम, जितने नाम हैं इनको आप नोट कर लो, और ये नाम जितने भी हैं इनको आप नोट कर लो बस। हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मोहम्मद यूनिस है, मोहम्मद यूनिस इन सब के बाद में जब शेख हसीना इंडिया आ गई है बचने के लिए, तो मोहम्मद यूनिस एक क्या कहते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। इन्होंने ये काम किए हैं कि इन्होंने अपना क्रेडिट सिस्टम चालू किया, माइक्रो क्रेडिट सिस्टम मतलब वही ईएमआई बेसिस पे, कि इन्होंने बांग्लादेश के लोगों को छोटे छोटे वो कैपिटल अलॉटमेंट चालू करवाया है। बट स्टिल क्या कहते हैं, मोहम्मद यूनिस, अब प्रेजेंटली मोहम्मद यूनिस हैं कंट्रोल में, और वो शेख हसीना को के ऑब्वियसली अगेंस्ट है। शेख हसीना के जाने के बाद आए हैं, पर शेख हसीना ने भी कई ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं मोहम्मद यूनिस के लिए कि उनको पद्मा नदी में फेंकवा देंगे। पद्मा नदी वहाँ की गंगा नदी को कहते हैं, वहाँ बांग्लादेश की। सो लेट्स सी अब इस पर इंडिया का क्या इम्पैक्ट होता है, इंडिया का क्या से रहता है। और ऑल्दो इंडिया के कई जो कंपनीज़ हैं जैसे एनटीपीसी, अदानी, ये सारी चीज़ें, ये लोग इनको इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई कर रहे हैं, और बांग्लादेश के ऊपर 8000 करोड़ का डेप्थ हो चुका है। स्टिल अभी आगे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, बांग्लादेश का फर्दर क्या होने वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्लैरिटी के साथ ला के दूंगा। टिल द टाइम इतना ही है, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ नाइस डे।